चलिए स्टार्ट करें जी। चलिए सुनिए इधर, हम लोग सुनिए, अभी तक हम लोग WBC, प्लेटलेट्स, RBC के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए तो सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़े थे। तो हम ये बताए थे आपको कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है, और ब्लड हमेशा लिक्विड के फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में नहीं होता है। ब्लड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। ब्लड का कंपोनेंट्स क्या है सर? तो ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट। ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम पहला पार्ट का नाम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। कैसा पार्ट होता है? लिक्विड पार्ट। और फॉर्म्ड एलिमेंट सॉलिड पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? हाँ, प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का कितना पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है? 55%। कितना पार्ट? अगर ब्लड 100% है तो उसमें 55% क्या होगा? और 45% क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अब प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, और क्या होता है? वाटर होता है। वाटर कितना परसेंटेज पाया जाता है प्लाज्मा में? 90 to 92%। कितना परसेंटेज? और 6 से 8% क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स पाया जाता है। उसके बाद हम बताएं कि वाटर क्यों होना चाहिए हमारे बॉडी में? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। हमारे शरीर में वाटर को मेंटेन करने के लिए हमें वाटर जरूरी होता है। कोई भी बोलता है आपको 5-6 लीटर वाटर दिन में पर डे पियो, बोलता है कि नहीं बोलता है? पानी पीने से कोई मना करता है? नहीं। पानी ऐसा चीज है, बोलता है कि पिया करो, पर डे 5-6 लीटर पानी पियो, ताकि हमारा बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं हो। उसके बाद हम लोग करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। हम लोग के पास कितना प्रोटीन होता है? 3 प्रोटीन होता है। बोलो कितना प्रोटीन होता है? 3। पहला प्रोटीन का नाम फिब्रिनोजेन। बोलो क्या होता है? दूसरा प्रोटीन का नाम एल्बुमिन्स। क्या होता है? तीसरा प्रोटीन का नाम ग्लोब्यूलिन्स। क्या होता है? फिब्रिनोजेन का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करवाना। ग्लोब्यूलिन्स का काम क्या होता है? बोलो जल्दी बोलो। एल्बुमिन्स का काम क्या होता है? एल्बुमिन्स का काम होता है आपका जो ऑस्मो रेगुलेशन वाला काम है वो होता है, और जो ग्लोब्यूलिन्स है वो हमें डिजीज से बचाता है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कितना चीज आता है? 3 चीज आता है। उससे भी पहले फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना पार्ट कंस्टिट्यूट करता है पूरे ब्लड का? 45%। कितना परसेंटेज? 45। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कितने तरह का सेल देखने को मिलता है? 3 तरह का। पहला सेल का नाम RBC, दूसरा सेल का नाम, तीसरा सेल का नाम। RBC के बारे में हम देखते हैं। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? लाइफ स्पेन ऑफ RBC, शेप ऑफ RBC, बाइकॉन्केव या डिस्क से। उसके बाद RBC के पास न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। चलो, RBC 120 दिन के बाद मर जाएगा तो उसको कहाँ ले जाया जाएगा? स्प्लीन में। स्प्लीन को किस नाम दिया जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ठीक है, खत्म। चलते हैं WBC पे। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। WBC का लाइफ स्पेन 20 से 25 दिन। WBC के पास न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? अगर किसी के पास न्यूक्लियस होता है तो उसको इन्यूक्लिएटेड बोलते हैं या न्यूक्लिएटेड बोलते हैं? न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। उसके बाद अगर WBC का हम ये नंबर की बात की जाए कि नंबर ऑफ WBC कितना होता है पर 100 ml या पर 1 मिलीमीटर क्यूब में ब्लड कितना होता है? 6 से 8000। RBC का 50 लाख से 55 लाख। कितना होता है? हाँ, 5 मिलियन मतलब होता है 50 लाख। कितना होता है? क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। कितना होता है? अगर 1 मिलियन बराबर 10 लाख है तो 5 मिलियन 5 into 10 मतलब 50 लाख। कोई दिक्कत? चलिए
हल्ला नहीं करो। उसके बाद हम देख रहे थे कि WBC का काम क्या होता है। सुनो, अपने में बात करेगा फिर, अरे बाद में डिस्कस कर लेना क्या गलती था क्या सही था, क्या तुम सही बोला क्या गलती बोला। WBC का कितना टाइप्स होता है? 2 टाइप्स। पहला ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स होता है कि नहीं होता है? होता है। ग्रेन्यूल्स क्या होता है सर? दाना दाना टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम आपको ड्रॉ करके दिखाए थे कि ऐसा हमारे पास WBC है, ठीक है, ऐसा। इसमें अगर ग्रेन्यूल्स है तो इसको कैसा बोलेंगे? WBC ग्रेन्युलोसाइट, कैसा बोलेंगे? और जिसके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? एग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलेंगे? उसके बाद हम देखे थे ग्रेन्युलोसाइट में कितने टाइप का सेल मिलता है, तो 3 टाइप का मिलता है। कितने टाइप का? पहला सेल का नाम, दूसरा सेल का नाम, तीसरा सेल का नाम। न्यूट्रोफिल का परसेंटेज है, इओसिनोफिल का परसेंटेज, बेसोफिल का। उसके बाद आते हैं एग्रेन्युलोसाइट में, उसमें 2 तरह के सेल आते हैं। कितने तरह के? हाँ, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का परसेंटेज, मोनोसाइट का। ठीक है। उसके बाद देखो लिम्फोसाइट का 20 से 25% होता है, ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रोफिल होता है उसका क्या काम होता है? बोलो। 25 से 30। हाँ 25 से 30 क्या हो गया? 20 से 25 तो उधर बढ़ा दो, मैनेज कर लेंगे। अरे 20 से 25 इधर बढ़ा दिए तो 5 उधर बढ़ा दो, हो जाएगा मैनेज। 60 से 55 है, 55 से 70 कर दो। नहीं 20-25 में मारो। सुनिए, 25 से 30 में। ओके, डेटा आएगा तब देख लेंगे। सुनिए, उसके बाद हम लोग पढ़े कि न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, बताओ। शंकर क्या कर रहे हो? न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है? न्यूट्रोफिल का काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। क्या करना? फैगोसाइटोसिस। सर फैगोसाइटोसिस क्या होता है? जो भी पैथोजेन हमारे बॉडी के अंदर आता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो वायरस हो, उसको खा जाएगा। कौन? न्यूट्रोफिल। उसके बाद मोनोसाइट का काम क्या होता है सर? वही काम होता है जो न्यूट्रोफिल का काम होता है। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है सर? वही काम होता है डिजीज से बचाना। इओसिनोफिल का काम क्या होता है? एलर्जी कॉज करना। हम लोगों में अगर इओसिनोफिलिया हो जाता है तो वो इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है, इसीलिए इओसिनोफिलिया हो जाता है। कोई भी चीज का हमें एलर्जी तब होता है जब इओसिनोफिलिया हमें कॉज करता है, इसका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। WBC का नंबर बढ़ने पर इन्फेक्शन हो जाता है। आप ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें WBC काउंट लिखा रहता है, RBC काउंट लिखा रहता है। अगर 20,000 25,000 हो गया है तो आपको ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि WBC का अमाउंट कितना होना चाहिए? 6 से 8,000। उससे ज्यादा होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए आप भी पता कर सकते हैं। अगर आपको 6,000 से 8,000 के बीच में नहीं दिख रहा है, उससे ज्यादा दिख रहा है, 10,000 15,000 दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है। इसका मतलब आपके बॉडी में बैक्टीरिया वायरस है। ये कंफर्मेशन है कि आपको डिजीज है कि नहीं, ठीक है। बुखार लगेगा कभी चेक करवा के देखना, WBC का नंबर बढ़ गया रहता है, बहुत ज्यादा हो गया रहता है, ठीक है। आप भी पता कर सकते हैं क्योंकि आपको RBC का नंबर मालूम है कितना होना चाहिए, WBC का नंबर मालूम है कितना होना चाहिए, 6 से 8,000 होना चाहिए। तो ये आप देख के पता नहीं कर सकते हैं। अगर टेस्ट रिपोर्ट, सुनिए, अगर टेस्ट रिपोर्ट आपको दे दे और RBC उसमें लिखा हुआ हो, WBC लिखा हुआ हो, प्लेटलेट लिखा हुआ हो, तो आप नहीं पता कर सकते कि सर हमारा नॉर्मल है कि हमें डिजीज हुआ है। पता कर सकते हैं कैसे? आपको पता है कि WBC का अमाउंट 6 से 8,000 होना चाहिए। अगर 20,000 आया तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। हाँ बोलिए क्या है? टाइफाइड हो जाता है तो सबसे पहले टाइफाइड में हमें सिम्टम्स दिखता है 102 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहेगा हमेशा। बॉडी जो होगा वो ठंडा पड़ जाएगा। उसके बाद चिल होगा, चिल मतलब क्या लगेगा? ठंड लगेगा आपको, ज्यादा गर्मी में भी ठंड लगेगा, ठीक है। आपको वीकनेस हो जाएगा, फैटिग हो जाएगा, भूख कम रहेगा, ठीक है। ये सब आपका सिम्टम्स होता है। ज्यादा 102 से 104 डिग्री ज्यादा खराब कंडीशन में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खराब हो जाता है, उसमें होल क्रिएट होने लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद होने लगता है। ज्यादा सीवियर कंडीशन में अगर बहुत दिन से आप इलाज नहीं करवा रहे तो
आपको लग रहा है कि चलो ऐसे ही तो बुखार लग रहा है, नहीं लगता रहता कभी कभी, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक सप्ताह से ज्यादा अगर बुखार सस्टेन्ड वे में लग रहा है, 102 डिग्री से नीचे हो ही नहीं रहा है, 100 डिग्री पे आ रहा है लेकिन उससे नीचे हो ही नहीं रहा है, अगर आप दवा खा रहे हैं, नॉर्मल एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो 2 घंटे बाद फिर से अगर फीवर आ रहा है तो चेकअप करवा लीजिए। उसके लिए विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए। विडाल टेस्ट जैसे ही डॉक्टर लिखेगा विडाल टेस्ट, तो वो टाइफाइड के लिए ही लिखता है, उसको शक हो जाता है कि टाइफाइड है इसको। उसमें आप अगर आपको सिम्टम्स रहता है कि आपको हाई फीवर रहता है हमेशा 102 डिग्री से 104 डिग्री, हमेशा आपको ठंड लगेगा, हमेशा जो बॉडी होगा वो ठंडा रहेगा, ठीक है, हमेशा आपको कहते हैं कि भूख लगता ही नहीं रहेगा, हमेशा वीकनेस फील होगा, हेडेक रहेगा बराबर, तो आप तो ये कंफर्मेशन रहता है कि आपको टाइफाइड का शिकार हो गए हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज सब खत्म हो जाता है अगर आप ध्यान देते हैं तो। ज्यादा सीवियर केस में जो आंत होता है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें परफोरेशन हो जाता है, छेद हो जाता है उसमें, जिससे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी भर जाता है। अगर पानी भर गया एक बार तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। ये सब सीवियर केस में होता है। अगर बहुत दिन से 1 महीना से ध्यान नहीं दे देता हो, कौन ऐसा होगा जो 1 महीना से बुखार लग रहा होगा ध्यान नहीं देता होगा? क्या सभी ध्यान देता है। अगर 4 दिन बुखार लग जाए तो देखते हो डॉक्टर के पास दौड़ जाते हो, डॉक्टर साहब हमको बुखार लग रहा है, नहीं तो ऐसा होता है। सुनिए, WBC के बारे में देख लिया हम लोग, प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। प्लेटलेट्स के बारे में क्या होता है, देखिए प्लेटलेट्स जो होता है उसका नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख, ठीक है। उसके बाद इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 8 से 15 दिन होता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाना। अगर हम ब्लड क्लॉटिंग वो कहाँ करवाएगा, बॉडी के अंदर की बॉडी के बाहर? बॉडी के बाहर। क्यों बॉडी के बाहर? क्योंकि ब्लड को लॉस होने से बचाएगा, इसलिए। हाँ, एक क्वेश्चन और, हमारे बॉडी में ब्लड को क्लॉटिंग होने से कौन बचाता है? हेपारिन। कौन बचाता है? हेपारिन। हम बताए थे ना बेसोफिल के बारे में कि बेसोफिल तीन टाइप का केमिकल रिलीज करता है। कितने टाइप का? पहला होता है सेरोटोनिन, दूसरा होता है हेपारिन, तीसरा होता है हिस्टामिन, ठीक है। हेपारिन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड को जमने से बचाता है, कि हमारे बॉडी में ब्लड जम नहीं जाए। इसके लिए हम बताए थे कि अगर हमारे बॉडी में ब्लड जम गया तो क्या होगा, हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बॉडी पूरे तरीके से ठंडा पड़ जाएगा, वो काला पड़ जाएगा, कोई न्यूट्रिशन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो पार्ट आपका पैरालाइज कर जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। वो आप टच भी करेंगे उस पार्ट को तो कुछ भी आप फील नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी वो अगर वहां ज्यादा जोर से अगर मार भी दिया ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरे तरीके से पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज वाला कंडीशन में वो ऑर्गन काम नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा तक हो सकता है कंडीशन, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे कि सेरोटोनिन का काम क्या होता है, बताओ। हिस्टामिन का काम क्या होता है? सर, हिस्टामिन का काम होता है ब्लड वेसल को एक्सपेंड करना कि पास ले आना, एक्सपेंड करना। अगर ब्लड वेसल अगर एक्सपेंड कर रहा है, ज्यादा अगर थिकनेस हो रहा है तो बीपी लो होगा कि हाई होगा? हाई होगा। अगर ब्लड वेसल पास आ रहा है तो ब्लड को जाने में दिक्कत होगा तो बीपी लो हो जाएगा। कोई दिक्कत? आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट के बारे में। किसके पास ग्रेन्यूल्स होता है? न्यूट्रोफिल के पास ग्रेन्यूल्स होता है कि नहीं होता है? ग्रेन्युलोसाइट कहने का मतलब ग्रेन्यूल्स होता है। लिम्फोसाइट के पास नहीं होता है, मोनोसाइट के पास नहीं होता है, एसिनोफिल के पास और इसके पास होता है। ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक चालू होता है जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। आप लोग पहले भी ब्लड ग्रुप के बारे में सुने होंगे कि हमारे अंदर 4 टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है। इसमें 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक। सुनिए, ये मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुपिंग है। ऐसा अगर कहेंगे, सुनिए, अगर आप सिंपल वे में कहेंगे तो आपके पास 2 ही होता है, एक होता है ABO, एक होता है RH। पहले जमाने के साइंटिस्ट जो थे ये बताते थे कि पहले हमारे पास ABO होता है और उसके बाद RH होता है। फिर बाद में इसको डिवाइड करके 4 ग्रुप में बांट दिया गया। ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का ये फॉर्मूला होता है कि आपके RBC पर, RBC मतलब
रेड ब्लड से। आपके आरबीसी पर जैसा एंटीजन होगा उसका अपोजिट ब्लड ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे ये आपका आरबीसी है, क्या है? इस पे जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप नहीं होगा। मान लेते हैं कि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा? नहीं होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा? नहीं, ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के अपोजिट में एंटीजन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जैसा एंटीजन होगा उसके अपोजिट में ब्लड ग्रुप होगा। ठीक, जैसे हम बताते हैं ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन और बी होता है। ठीक है, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। इसके बाद इसका और इसका याद रखना पड़ता है। ठीक है, इसका आप बोल सकते हैं ए और बी का। उसके बाद ए एंटीजन प्रेजेंट है तो कैसा आपका ब्लड ग्रुप होगा? बी होगा। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा? ए होगा। अगर कोई एंटीजन या कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए भी होगा। ये आपको याद रखना है। अब आपको ये जानना है कि सर कभी कभार क्या होता है, कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको ब्लड की कमी होती है, तो क्या ब्लड डॉक्टर ऐसे ही दे देता होगा? तो नहीं, पहले ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, उसके बाद ब्लड चढ़ाया जाता है। अगर किसी को 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ये यूनिट वाइज चढ़ाता है डॉक्टर। ठीक है, ये लीटर नहीं चढ़ाता, यूनिट वाइज चढ़ाता है कि कितना यूनिट ब्लड आपको चाहिए, उतना यूनिट ब्लड खोज के लाता है या ब्लड बैंक से देता है। ठीक है, तो अगर आपको ब्लड की जरूरत होती है, किसी को ब्लड की जरूरत होती है, तो उसका पहले ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। क्यों सर? अगर ब्लड ग्रुप बिना मैच किया हम ब्लड चढ़ा देंगे तो क्या होगा? सुनिए क्या होगा। अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है और बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी आपको ब्लड दे दिया, तो आपका ब्लड जो है वो पहले जो ब्लड था आप में वो पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें तरह तरह का ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाएगा, ब्लड पूरे तरीके से फट जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। उसी वक्त 1 से 2 घंटे के बाद आपका डेथ हो जाता है। ठीक है, अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ता है तो पूरा इन्फेक्शन कवर कर देता है। उतना दूर का एरिया जो है, जितना दूर ब्लड चढ़ा है उतने दूर का एरिया पूरा आपका मसल सड़ जाता है। ठीक, इतना चीज हो सकता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप पहले चेक करवा के दिया जाता है। मान लेते हैं कि कोई ब्लड ग्रुप ओ वाला आदमी है, मान लेते हैं कोई ब्लड ग्रुप ओ वाला आदमी है, तो उसको वो किस किस को ब्लड ग्रुप दे सकता है? वो ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी वाला को भी दे सकता है। मान लेते हैं, हाँ, चारों को दे सकता है। मान लेते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी को ब्लड का कमी हो गया। मान लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप बी है या ए बी है, उसको ब्लड का कमी हो गया। सर ब्लड कैसे लेगा? वो ओ वाला से ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ऐसा देखा गया है कि अगर आप ओ ब्लड ग्रुप वाला से ब्लड लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए वाला से भी ले सकता है और बी वाला से भी, मतलब बी वाला भी, ए बी वाला भी ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी से ले सकता है और ए वाला तो ले ही सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी को ब्लड का जरूरत हुआ तो किससे लेगा? ए से लेगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी को ब्लड का जरूरत हुआ तो वो भी ए से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बी से ले सकता है क्या? नहीं, बी से नहीं ले सकता है। उसके बाद बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी किसको ब्लड दे सकता है? बी को दे सकता है और ए बी को। ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है। वो किससे ले सकता है? वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, रिसेप्टर नहीं होता है, ये किसी से ले नहीं सकता है, वो वाला सही देता है। ठीक है, ये दयावान होता है लेकिन इसको दया करने वाला कोई नहीं होता है। वो होता है ना सर, हो गया। अगर मान लो वो ब्लड ग्रुप वाला कहीं मिल रहा है तो नहीं सर, हम लोग बगल में किया है, मेरी मामा लाए हैं, स्लैब लाए हैं, प्रेम सभी चीज आया हुआ है। प्रेम सर के वो रूम है ना, उसमें रखा हुआ है। कब करवाइए? करवा देते हैं, वहाँ से लाते हैं ना तो करवा देते हैं। स्लाइड में सब लाया हुआ है। ठीक है, हाँ, 1 यूनिट में 600 से 700 ml होता है। ठीक है, 600 से 700 ml, हाँ उतना ही चढ़ता है, बहुत कम चढ़ता है ब्लड ज्यादा नहीं चढ़ता है। अब तुमको लगता है क्या कि 1 लीटर ब्लड चढ़ा देता है? ऐसा नहीं चढ़ता है। उसके बाद देखिए ओ ब्लड ग्रुप वाला, सुनिए यहाँ हम 2 पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट बताए कि ओ ब्लड ग्रुप वाला आदमी हो तो किसको किसको ब्लड दे सकता है?
यूनिवर्सल डोनर होता है, ए को दे सकता है, ओ को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ये सबको दे सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों चेक नहीं करना पड़ेगा। किसी का भी ब्लड ग्रुप है, चलो दे दो वो वाला का, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सिर्फ ए बी वाला से ही ले सकता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है, ये और किसी से नहीं ले सकता है। ठीक, जाइए।